चलिए आइए हम लोग एसी का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लें, जिससे सवाल बोर्ड में आपको आ सकता है। तो उसका बात करते हैं, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसको हम एसी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एक्चुअली में प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं? तो वैसा विद्युत धारा जिसका मान समय से चेंज होते रहे, समय के साथ मतलब बदलते रहे। जैसे आप जनरेटर सुने होंगे, एगो एसी जनरेटर आता है, एगो डीसी जनरेटर आता है। एसी जो हमारे घर में जो पोल पर से आ रहा है, करंट से इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई मिल रहा है वो एसी है। जो बैटरी से हम लोग डायरेक्ट लेते हैं उसको डीसी बोलते हैं। तो एसी और डीसी क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लो तो सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। तो एसी का मतलब है कि वैसा करंट जो समय के साथ वेरी कर रहा है, बदल रहा है। इसमें नेगेटिव वैल्यू जाएगा, जीरो भी आएगा, नेगेटिव भी जाएगा। तो प्लस माइनस जीरो से जो करंट आ रहा है, चेंज कर रहा है डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब ये ऐसे चलता है, ठीक है, एक बार डायरेक्शन इधर, एक बार इधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से चलता है। तो उसको हम बोलेंगे कि अगर अल्टरनेट वैल्यू चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं? तो वैसा करंट जो समय के साथ जिसका डायरेक्शन बदलता नहीं है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ऐसा नहीं होगा इसके जैसे अप डाउन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये भी करंट है टाइम के साथ, ये भी करंट है टाइम के साथ। तो इसका वेरिएशन आपको देख के समझ में आ रहा है कि एसी और डीसी का क्या मतलब है। अगर ये ग्राफ हम ऐसे दिखा रहे हैं तो ग्राफ जरूरी नहीं कि ऐसे हो, ग्राफ हो सकता है कि ऐसे चल रहा हो, ठीक है, ऐसे चल रहा हो, या पॉसिबल है कि ग्राफ ट्रायंगल के फॉर्म में चल रहा हो। लेकिन देखो सब में कॉमन बात क्या है कि अल्टरनेट वैल्यू चल रहा है। तो अल्टरनेट है तो इसको भी एसी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। इसका नाम हम बोलेंगे साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल एसी। साइनोसॉइडल इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो एसी का जो ग्राफ चल रहा है वो साइन के फंक्शन का है, मतलब साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है, इसलिए इसका हम बोल सकते हैं कि नाम क्या है? साइनोसॉइडल एसी। ये देखिए तो स्क्वायर फॉर्म चल रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर फॉर्म एसी, स्क्वायर फॉर्म एसी बोल सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म ऑफ एसी, ठीक है। आइए देखिए ट्रायंगल के फॉर्म में जा रहा है तो इसको बोलेंगे ट्राइएंगुलर फॉर्म ऑफ एसी। तो एसी क्या होता है समझ में आया? देखिए जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है जो करंट का, इसको आई नोट मान लीजिए, तो नेगेटिव में माइनस आई नोट जाएगा। तो इसको पीक करंट कहा जाता है। जो मैक्सिमम करंट होता है इसको नाम क्या होता है? पीक। पीक का मतलब हाई, तो हाई करंट बोलते हैं। डीसी में तो वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। अब एसी में हमको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले एसी को हम समझते हैं। एसी क्या होता है आपको पता चल गया। बस 10 से 15 मिनट का हम टॉपिक आपको बता रहे, जो बता रहे उसको पढ़ के चल जाना, सवाल वही आपको आता है। तो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं एसी कैसे पैदा होता है, प्रोडक्शन इसका, प्रोडक्शन ऑफ एसी वोल्टेज और करंट। कैसे ये प्रोड्यूस किया जाता है एसी वोल्टेज और करंट? तो ये पैदा किया जाता है बाय फैराडे लॉ, बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम है, उसी नियम के हिसाब से हम इसका एसी और डीसी को, मतलब एसी को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कैसे? तो मैग्नेट को आपको पढ़ाया गया है सब कुछ। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल हम रख दें, ठीक है, आप बाहर से मान लो कि इसको हैंडल लगा के इसको घुमाएं, मान लीजिए इसका एंगुलर वेलोसिटी है कुछ ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है। इसका एरिया मान लीजिए ए है, इस कॉइल में टर्न मान लीजिए एन टर्न है, ठीक है। सब कुछ हम डाटा लेके चल रहे हैं कि इस कॉइल का एरिया ए है, टर्न एन है, ओमेगा वेलोसिटी से इसको हम घुमा रहे हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास होगा उसका वैल्यू चेंज होगा। तो कितना फ्लक्स पर सेकेंड काटेगा हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तब फाई बराबर क्या होता है? बी डॉट एस। तब फाई बराबर क्या लिखेंगे? बी एस कॉस थीटा। अगर एन टर्न है तो एन से गुना करेंगे, तब फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी ए एन। बी एस का एरिया कितना है? ए, तो एस एरिया की जगह पर हम क्या लिख लिए? ए। तो क्या बन गया? बी ए एन कॉस, और थीटा को क्या लिखेंगे? ओमेगा टी। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टी समय का अगर हम मान के चलें या डी टी समय का लेके चल रहे हैं तो कितना एंगल से घुमा, तो मान लेते हैं थीटा एंगल से घुमा, तो थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसलिए हम ओमेगा टी पुट करिए। अगर फाई मिल गया और इसको टाइम के साथ हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो ईएमएफ निकल जाएगा। फैराडे लॉ ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बताया था? मॉड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई हमको मिला ना कितना है, इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तब बी ए एन तो कांस्टेंट है, रह गया कॉस, तो इसका क्या आ जाएगा? बी ए एन। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर मोड लगा हुआ है तो बी ए एन कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस तो है ही था, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, कॉस का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी ए एन, और ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, तो बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मोड निगेटिव साइन आप समझ रहे हैं, तो ई बराबर क्या होगा, निगेटिव क्या होगा, डायरेक्शन बताता है कि अपोज करता है। अगर यहाँ से हम देखें तो बी ए एन ओमेगा तीनों सब कांस्टेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, एन टर्न, ओमेगा उसका वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ये जो वैल्यू जनरेट हुआ, जो ईएमएफ पैदा होगा, ये क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस होता था ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो कटा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हुआ उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा कितना हुआ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस साइन ओमेगा टी है मतलब इसका जो चेंज हो रहा है, जो ईएमएफ का वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके फंक्शन का है, साइन का। अगर ईएमएफ साइन का फंक्शन है तो इसके सिमिलर में हम आई के बारे में क्या लिख सकते हैं कि आई बराबर आई नॉट, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, वोल्टेज के हिसाब से करंट होता है। अब बताइए यहाँ पे कोई पूछे कि आई नॉट क्या है, तो इसी को बोलते हैं पीक करंट, क्या कहते हैं, पीक करंट। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले ये एसी का प्रोडक्शन है कि एसी वोल्टेज बनता कैसे है, एसी करंट कैसे आता है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, एसी कैसे बनता है समझ में आया सर, क्वेश्चन क्या बनेगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। सबसे पहले एसी का इक्वेशन एगो मिला, आई बराबर आई नॉट साइन, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एसी करंट का हम इसको रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं कि एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बोला गया कि मान लो कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, मान लो कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई का जो वैल्यू है समय के साथ बदल रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि आई जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है और हमसे पूछे कि एसी का एवरेज वैल्यू बताइए, एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो एसी का हम यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम से समझते हैं कि एसी ऐसे चल रहा है, ठीक है जी। अब इसमें अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालें पूरा के, देखो ये हाफ साइकिल है यहाँ तक, यहाँ पे बोलेंगे t/2 टाइम है और यहाँ पे कंप्लीट टाइम t है और ये 0 टाइम है, तो 0 से t तक जब पहुंचा तो एक साइकिल इसका कंप्लीट हुआ। अगर इसका मीन वैल्यू निकालें पूरा 0 से t तक का, तो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में होगा उतना नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0। अगर डेल्टा क्यू 0 है तो एवरेज करंट भी कितना हो जाएगा, 0। तो कंप्लीट साइकिल का तो नहीं फाइंड कर पाएंगे, लेकिन अगर हाफ साइकिल का चाहे तो हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू कर निकालने के लिए आपको बोलेगा, देखिए शुरू कहाँ से होता है, पहले होगा मीन वैल्यू, मीन का मतलब एवरेज, क्वेश्चन जो बन रहा है वो हमको बता रहे हैं, 5 नंबर का सवाल है। मीन वैल्यू होगा, मीन निकल जाएगा तो स्क्वायर मीन होगा, जो मीन निकल के आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, और तीसरा जो आएगा उसका स्क्वायर मतलब कैलकुलेट करेंगे उसको, और तीसरा होगा IRMS, ये होगा रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एवरेज मीन का मतलब एवरेज, तो एवरेज वैल्यू हम अभी पहले निकालते हैं, तो एवरेज समझिए, एवरेज समझ में आ जाएगा तो स्क्वायर मीन समझ में आ जाएगा, स्क्वायर मीन आ जाएगा तो रूट मीन स्क्वायर समझ में आ जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछाता है कि स्क्वायर मीन कितना होता है या RMS वैल्यू कितना होता है, इससे सवाल 5 नंबर का बनता है या ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है 1 नंबर का। तो हम आपको डिराइव करा देते हैं, बस अच्छे से एक बार देख के एक बार खाली प्रैक्टिस कर लेना, बना देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या लिखते हैं, फॉर हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकालना हमको। तो बताइए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कैसे निकलेगा। सबसे पहले बताओ कि आई कहते किसको है, तो रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकाले एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम इसको ऐसे करते हैं, आई फंक्शन ऑफ टाइम है तो डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई फंक्शन ऑफ टाइम है तो डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अगर हमको 0 से t/2 तक निकालना है एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो पहले हम चार्ज का निकाल लेते हैं, एवरेज चार्ज कितना फ्लो हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू का अगर वैल्यू हम चाहें तो लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू नहीं, छोटा इसको 0 से t/2 तक कैलकुलेट करना है तो हमको एलिमेंटल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो हम इसका एवरेज वैल्यू ऐसे निकालेंगे, आई बराबर लिखेंगे या डेल्टा क्यू बराबर लिखेंगे, देखिएगा हम निकाल रहे हैं फॉर हाफ साइकिल के लिए हम उसका एसी का एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला यही ना होता है कि जितना समय था, जितना समय लिया गया है उतना समय ले लो और देखो कितना समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम एसी कहते हैं या करंट कहते हैं। तो यहाँ पे भी चार्ज फ्लो कर रहा है, अब यहाँ पे समय गिवन रहेगा कि मान लो 1 घंटा में इतना चार्ज फ्लो हुआ है तो एवरेज वैल्यू निकल गया। अब एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन करना है कि 0 से कितना तक, t/2 तक, मतलब हाफ साइकिल के लिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं और डेल्टा क्यू को डेल्टा टी से भागा दे देंगे तो एवरेज करंट आ जाएगा ना। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखा हुआ है, आई इंटू डेल्टा टी।
अब इसको 0 से t/2 तक हमको निकाल के जोड़ना पड़ेगा। ये तो पूरा समय का हो गया ना, आई कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट गुणा करते तो हो जाता। ये किसके लिए होगा, ये डीसी के लिए हो जाएगा, क्योंकि डीसी में करंट कांस्टेंट है, यहाँ पे करंट क्या है, वेरी कर रहा है, आई फंक्शन ऑफ टाइम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम 0 से t/2 तक, या जितना भी समय हमको गिवन रहेगा। अगर हम समय t मान लेते हैं फिलहाल के लिए, तो 0 से t तक मान लीजिए। अब यहाँ से डेल्टा क्यू का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू हो जाएगा, आई का वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम है तो एफ ऑफ टी आई इंटू डी टी, और 0 से जितना टाइम गिवन है t/2 रहेगा, t/2 पुट कर देंगे। और इसको बताओ तो टोटल चार्ज निकल जाएगा कि 0 से t समय तक या 0 से t/2 समय तक कितना चार्ज फ्लो हुआ। अगर डेल्टा क्यू निकल गया, इसको हम डेल्टा टी से जितना समय आपको गिवन है उससे भागा दे देंगे, तो एवरेज करंट आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ से बताइए डायरेक्टली एवरेज करंट बराबर क्या लिख सकते हैं, एवरेज करंट बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से डेल्टा क्यू है, इसको हम किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमको डेल्टा टी से, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से नीचे से क्या लिख देंगे, 1/डेल्टा टी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई एफ टी क्या है, आई है, तो आई डी टी, और टाइम क्या लिखेंगे 0 से लेके टी तक। तो एवरेज वैल्यू निकल गया एसी का। देखो तो बस इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहीं से शुरुआत है, कुछ नहीं किए हैं। हमको हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू चाहिए, हम क्या किए कि हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू चाहिए एसी का। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज बटा टोटल टाइम, तो टोटल चार्ज बटा टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, आई इंटू डेल्टा टी करना पड़ेगा। तो आई बताओ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट रहता तो डायरेक्ट गुणा कर देते, आंसर हो जाता, लेकिन आई यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ टाइम है, तब हमको इंटीग्रेशन से हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डेल्टा क्यू को निकाल रहे हैं, तो आई डेल्टा टी की जगह पे क्या करो डी टी, और समय देख लो कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, उसके हिसाब से लिमिट पुट करेंगे। डेल्टा क्यू निकल गया, डेल्टा क्यू को अगर हम डेल्टा टी से भाग दे दें तो बताओ एवरेज वैल्यू निकलेगा ना। तो यहाँ से डेल्टा क्यू आया था, हम इसको भागा दे दिए, तो इसको भागा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एवरेज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, आइए भी एवरेज हो गया, इधर भागा देंगे तो 1/डेल्टा टी इंटू इतना रह जाएगा, तो एवरेज वैल्यू ऐसे निकलेगा, कोई दिक्कत। अभी जो एवरेज वैल्यू होता है, देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी किसको कहते हैं, तो आप ऐसे समझना, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं, अभी इसका वैल्यू निकालना हमको। तो अभी जो समझाए हैं उसको एक बार थोड़ा सा फिर से समझना कि जैसे मान लो ये करंट है और ये टाइम है, और इसमें ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है, t बराबर t1 से t बराबर t2 तक इसका एवरेज करंट निकालना है। एसी है, अल्टरनेट जा रहा है, ठीक है ना, अल्टरनेट जा रहा है, ग्राफ ऐसा कुछ बना हुआ है, हमको बताना है कि इसमें इसका आई का एवरेज वैल्यू क्या हो। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली फार्मूला, 1/डेल्टा टी इंटीग्रेशन ऑफ, ये किसका फंक्शन है, करंट है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एफ टी, आई की जगह पे एफ टी, ऐसे एक फार्मूला लिख लो पहले, आई डी टी 0 से t बराबर 0 से t बराबर t तक। तो इसका वैल्यू पुट करेगा तो 1/डेल्टा टी इंटीग्रेशन, t बराबर t1 है तो t1 से t2 तक लिमिट पुट कर रहे हैं, आई क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी होगा। तो बताओ एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। अभी जो एवरेज वैल्यू आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है कि आप डीसी करंट को लीजिए, ड्यूरेशन आप सेम लीजिए t1 से t2 तक, ठीक है। ये t1 से t2 तक जो भी चार्ज को फ्लो कराया होगा उसका, इसका यहाँ पे t1 से t2 तक डीसी करंट में जितना चार्ज फ्लो हुआ है, अगर उतना ही चार्ज एसी में फ्लो हुआ है उतना समय में, तब इसको हम एवरेज करंट कह सकते हैं एसी का। क्या बोले फिर से सुनना, जितना समय में डीसी करंट जितना चार्ज फ्लो कराया है, मान लो डेल्टा क्यू, ठीक है, t1 से t2 समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, डेल्टा क्यू, अगर इतना ही समय में एसी करंट भी डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कराता है तो एवरेज करंट का वैल्यू हम इतना बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद अब वैल्यू निकालते हैं इसका। सबसे पहले निकालना है हमको इसका मीन स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हीट का भी फार्मूला बनता है, तो आप हीट का फार्मूला जानते हैं, दो ऑलरेडी बता चुके थे। H बराबर क्या था, आई स्क्वायर आर टी, तो आई यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, तो आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। अगर H करंट वैरी कर रहा है तो यहाँ पे बताए थे कि आई आर डी टी होगा, जहाँ पे आई क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम होगा, यहाँ पे लिमिट आपको पुट करना पड़ेगा। अगर एवरेज का मान लीजिए कि रूट मीन स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको लिखेगा रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर आर इंटू टी। तो एवरेज करंट हीट निकालने का फॉर्मूला सबके लिए अलग अलग होता है, और कहाँ पे चेंज करना है आप समझ में आ रहा है कि इसमें करंट वेरी कर रहा है, इसमें करंट कांस्टेंट है, ये रूट मीन स्क्वायर करंट दिया गया। तो रूट मीन स्क्वायर तो अभी शायद आपको पता ना हो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं
मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट ऑफ एसी, एसी का मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो देखिए एसी तो ये वाला था, 0 से t/2 तक का बात कर लेते हैं, हाफ साइकिल के लिए मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो हाफ साइकिल के लिए मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो देखिए आई एवरेज तो आपको पता है कि 1/Δt इंटीग्रेशन आई dt, t1 से t बराबर 0 से t बराबर t तक, ये फार्मूला लगाना है। तो हाफ साइकिल के लिए अगर हम फार्मूला लगाएं तो लिख सकते हैं 1/t/2 यानी कि 2/t, t/2 पुट करेंगे 2 ऊपर चल जाएगा, t/2 तो 2/t हो गया। इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे i इंटू डी टी। तो i का वैल्यू बताओ, एसी के लिए क्या लिखते हैं, i बराबर आई नॉट साइन, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इंटू में क्या हो जाएगा डी टी। अभी जो निकल रहा है वो एवरेज वैल्यू है, हमको क्या निकालना था, मीन स्क्वायर। मीन का मतलब ये एवरेज वैल्यू, एवरेज का स्क्वायर करना है। तो एवरेज का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज बराबर 2/t, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई इंटू डी टी। देख लीजिए देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मीन स्क्वायर करंट ऑफ एसी। मतलब मीन हम वैल्यू समझे थे, मीन वैल्यू हम आपको निकालना सिखाए थे। अगर एसी के लिए मीन भी अगर पूछ ले, हम एक वो जनरल फार्मूला लगाए थे, देखो एवरेज का ही फार्मूला बताया आपको कि फार्मूला आता कहाँ से है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता चल गया। अगर यही क्वेश्चन का यहाँ पे मीन स्क्वायर ना करके केवल मीन करंट पूछे तो ये फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करके सोल्व करेंगे तो इसका मीन वैल्यू निकलेगा। अगर इसी चीज़ का हम स्क्वायर कर दें, यहाँ पे क्या लिखे हैं, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो अगर ये आई नॉट का स्क्वायर करिए मतलब जो एवरेज वैल्यू है ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज का स्क्वायर कर देंगे तो क्या कहेंगे उसको, मीन स्क्वायर। मीन का मतलब एवरेज, तो मीन स्क्वायर का मतलब एवरेज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर अच्छा यहाँ पे देख लो, अगर सपोज करें कि आपको दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर इसका स्क्वायर जो एसी करंट है इसका एवरेज वैल्यू आएगा कितना, वो तो आप तरीका बताए ना, आप इसमें हाफ साइकिल के लिए निकाल के हमको बताइए कि इसका एवरेज वैल्यू या जिसको मीन वैल्यू करें वो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं जो आपको प्रोसेस बताएं उस पर। तो बताइए आई एवरेज बोलो या आई मीन बोलो, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/Δt। इंटीग्रेशन के अंदर में होगा आई, इंटीग्रेशन के अंदर में होगा आई, यहाँ पे तो एवरेज नहीं लिख सकते, यहाँ पे आई बराबर आई नॉट पुट करना पड़ेगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी का हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 के लिए। आई इंटू में क्या लिखेंगे dt। देखो तो यही नहीं लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को अगर लगाएं तो आई एवरेज बराबर क्या होगा 1/Δt इंटीग्रेशन। तो आई का वैल्यू कितना, साइन फंक्शन है तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई की जगह पर कितना लिख दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इंटू डी टी। 0 से कहाँ तक हमको निकालना है, तो t/2 तक। अब इसको सोल्व कर दो तो मीन वैल्यू देखो, अगर ये निकल गया, इसके बाद जो ये वाला हम स्क्वायर कर रहे थे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रूट मीन। ये है एवरेज, यहाँ तक, यहाँ पर तक एवरेज है, और इसका अगर स्क्वायर कर दिए तो क्या बन गया, रूट मीन नहीं, मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर, ठीक है। तो मीन पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर को आपको समझा देंगे, ठीक है। एक साथ बताएंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। तो 1/t/2 यानी कि 2/t, और यहाँ पे आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पीक करंट है, अंदर में साइन ओमेगा टी, तो साइन का चलो लिख देते हैं एक लाइन, साइन ओमेगा टी आई इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 तक। तो मीन वैल्यू क्या होगा, 2i0/t, साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है, यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई ओमेगा होगा, ये ना होगा लिमिट 0 से t/2। तो बताइए कितना आएगा मीन वैल्यू, 2i0/t। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे t को हम ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। टाइम पीरियड बराबर आपको पता होगा, टाइम पीरियड आपको पता होगा 2π/ओमेगा होता है, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है कंप्लीट साइकिल का, उसको हम क्या बोलते हैं, 2π/ओमेगा। 2π एक कंप्लीट साइकिल का एंगल है, ओमेगा उसको एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी जिसको बोल सकते हैं कि है, 2π/ओमेगा है, ठीक है। 2π देखिए 0 से लेके यहाँ तक 2π है। अब इसमें इसका टाइम पीरियड कितना समय लगा, तो 2π को हम क्या करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी से भागा दे देंगे, तो ओमेगा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 2π/ओमेगा करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी अपोजिट चलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि t के जगह पे किसका वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू 2π/ओमेगा के टर्म में। तो क्या हो जाएगा देखना, माइनस कॉस ओमेगा t/ओमेगा है,
और यहाँ पे लिमिट हमको पुट करना 0 से, तो बताओ t/2 को करो, बाय 2 से भागा दो, 2 खत्म, कितना बचेगा π/ω। अब इसको लिमिट में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मीन वैल्यू कितना आएगा 2I0। यहाँ पे भी t का वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो t का वैल्यू कितना है 2π/ω। अच्छा t अभी रहने देते हैं, इसमें पुट कर लेंगे पहले। इसमें देखिए π/ω पुट कीजिए, π/t की जगह, तब ω खत्म, cos π माइनस cos π -1, अब माइनस 0 पुट कीजिए तो cos 0 1, तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस, अब माइनस पहले से है तो माइनस प्लस cos 0 1, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ से -1 प्लस 1 1 2, यानी कि कितना आया 4I0/t, यहाँ तक आ गया। अब थोड़ा इधर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं कि आई जो मीन आया वो आया हमारा 4I0/t, कितना आया 4I0/t, ये आया ना जी 2I0/t, और यहाँ से 1 1 2, तो 2 4I0/t आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे t का जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिमिट में, ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पे लेके नहीं चले, ओमेगा को हम कंसीडर नहीं किए। फिर से एक बार देख लो कैलकुलेशन थोड़ा सा, यहाँ पे जो मीन वैल्यू आया था वो 2I0/, अच्छा इस t को अगर हम कन्वर्ट कर दें यहाँ से तो 2π/ω लिख सकते हैं, 2π/ω, ठीक है। और यहाँ से कितना आया था, t की जगह यहाँ पे पुट किए थे तब माइनस प्लस 1 हो गया था ना 1, बटा में ओमेगा रहेगा। और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 0 1, और cos 0 1 हो गया तो माइनस प्लस 1/ω, ये आएगा। तो यहाँ से मीन स्क्वायर वैल्यू को हम, मीन वैल्यू को क्या लिखेंगे, ओमेगा ऊपर जाएगा तो 2I0ω, अब बटा में 2π, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 प्लस 2 बटा ओमेगा, ये आएगा। ओमेगा खत्म, 2 खत्म, तो कितना आया आई मीन बराबर आया 2I0/π। देखो आई मीन वैल्यू कितना आया 2I0/π। इस रिजल्ट को आपको याद रख के जाना है 2I0/π। ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन आप देख के जाओ, जब इतना सब कुछ पढ़ा ही दिए तो इसको कहला छोड़ के जाएंगे, तो इसको भी करिए लेते हैं। तो ये मीन वैल्यू निकल गया। मीन वैल्यू का डायरेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिव पूछा है कि मीन वैल्यू ऑफ AC कितना होता है 2I0/π, जहाँ पे I0 क्या है पीक वैल्यू है, ठीक है। अब इसी में हमको क्या निकालना है मीन स्क्वायर, मीन निकला ना 2I0/π। अब इसको करना मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमको स्क्वायर करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन, इसको मिटा के इसको सोल्व करते हैं। अब मीन स्क्वायर निकल गया, उसमें रूट लगा दीजिएगा तो रूट मीन स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए देखिए तो क्या आया हुआ है, मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं। यहाँ तक तो बस स्क्वायर करके जोड़ना था। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/t, और यहाँ पे कितना है I0 स्क्वायर बाहर ले आइए, तो I0 स्क्वायर बाहर हो गया, और साइन स्क्वायर ω/t/dt। लिमिट फिर से वही 0 से t/2 हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो मीन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2I0² t, और यहाँ पे हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos 2ω/t, और बटा में 2, 1 - cos 2θ/2, और इंटू में क्या है dt। ऐसा लिख सकते हैं 0 से t/2 तक। देखो सिंपल सा एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन से आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बस प्रोसेस को आप सबसे पहले क्या बताएं कि एवरेज करंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। एवरेज करंट निकाले, उसके बाद हम साइनोसॉइडल करंट लिए और उसका हाफ साइकिल के लिए उसका हम एवरेज करंट निकाले, जिसको हम मीन करंट भी कहते हैं। मीन करंट का AC वैल्यू का साइनोसॉइडल करंट का मीन वैल्यू कितना होता है तो 2I0/π। अब मीन वैल्यू आया तो मीन से क्या निकाल रहे हैं हम स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ AC, स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ AC निकाल रहे हैं। मतलब AC का स्क्वायर मीन कितना होगा, या मीन स्क्वायर इसको बोलते हैं, मीन स्क्वायर या स्क्वायर मीन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें कि मीन स्क्वायर था मेरे पास, स्क्वायर को हम मीन था मेरे पास, मीन को हम स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर फॉर्म करके इसको सोल्व कर देते हैं। तब बताओ मीन स्क्वायर कितना होगा 2I0² t, इंटीग्रेशन देखो 1/2 dt, तो dt का कितना हो जाएगा t/2, इसको लिखेंगे
या ऐसे लिखिए dt/2 इसको लिख सकते हैं, पहले गुना कर लीजिए, dt/t माइनस इसको लिखेंगे cos ω/t/2 इंटू dt। ऐसे ऐसे कर सकते हैं अलग अलग, या दोनों को डायरेक्टली कर लो आप एक ही साथ, माइनस है ना बीच में, तब बताओ 1/2 तो कांस्टेंट है, dt का कितना होगा t, तो हम इतना किसको क्या बोलेंगे कि t/2 हो गया, 1/2 रह गया dt का t माइनस। अब इसका देखिए तो cos का क्या होगा, cos का होगा साइन, तो साइन 2ω/t, ठीक है, sin 2ω/t। अब बटा में कितना हो जाएगा, cos का हो गया साइन, cos का साइन, तो sin 2ω/t। इसको देखो कांस्टेंट कितना टर्म है 2ω, तो 2ω से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 4ω, ठीक है। और लिमिट कितना है 0 से लेके t/2 तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो मीन स्क्वायर में बस लिमिट पुट कर लो, आ जाएगा आंसर, तो 2i0/t लिमिट पुट कीजिए, तो t का वैल्यू कितना पुट किया जाए, t का वैल्यू अभी बताए थे, t का बराबर कितना होता है 2π/ω, तो 2π/ω यहाँ से अगर पुट करें तो 2π/ω में चेंज कर सकते हैं इसको, π/ω मान लो, π/ω तक पुट करना है, तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/ω, और यहाँ पे t/2, तो t/2 का मतलब π/ω, माइनस यहाँ पे पुट कीजिए π/ω, यहाँ पे π/ω पुट करना पड़ेगा, तब अच्छा इसमें तो π/ω होगा ना जी, 0 से π/ω में इसको पुट करना है, तो π/ω पुट होगा, तो π/ω का मतलब π/2ω हो जाएगा, ठीक है ना। t/2, तो t इसमें है कितना, तो π/ω है, तब π/ω अब बटा में 2 है, तो 2π/2ω हो जाएगा, यहाँ से t मत पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे लिमिट आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हम t लिए हैं उसको, ठीक है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का रिजल्ट है इसलिए लिमिट इसके हिसाब से पुट होगा, माइनस साइन ओमेगा 2ω/t, तो पाई टी की जगह पर π/ω, तो ओमेगा में खत्म, साइन 2π का मतलब 0, टी तो खत्म हो गया। तो अब इसको देख लीजिए, तो 0 तो ये भी खत्म, साइन 0 ये भी खत्म, यानी कितना रह गया π/2ω। इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या लिखेंगे 2i0² ओमेगा ऊपर जाएगा, अब बटा में 2π, इंटू में क्या हो जाएगा π/2ω, ठीक है, तो ओमेगा खत्म, पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, तो बताओ तो मीन स्क्वायर कितना आया। बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है रे, कैलकुलेशन है, एक बार करके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ गया तो फिर पछताएगा कि करवाए तो थे लेकिन हम करिए नहीं पाए, तो उससे बढ़िया है कि कर लो, अभी समय है, कल मैथ का पेपर है, कल कभी भी समय निकाल के इसको देख लेना। तो मीन स्क्वायर कितना आया, तो मीन स्क्वायर आया i0² अब हमको चाहिए मीन स्क्वायर से RMS वैल्यू, अब इसको रूट मीन स्क्वायर कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर पूछने के लिए बोलेगा, तो रूट मीन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट इसको लगाओ तो क्या हो जाएगा i0/√2। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आएगा या 5 मार्क्स में आएगा, तो 5 मार्क्स में आएगा तो क्या बोलेगा कि IRMS बराबर i0/√2 होता है, इसको प्रूफ करो, तो ये प्रूफ है आपका, 4 लाइन 5 लाइन का प्रूफ है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया AC में जो 5 नंबर का डेरिवेशन बनता है। अब बात आ जाए ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर भी लगे हाथ समझ लो, ट्रांसफार्मर से भी 2-3 वो सवाल बनता है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है, तो उसको भी देख लेने में कोई बुराई नहीं है। जब सब कुछ देख लिए हैं तो देखो ट्रांसफार्मर काला छोड़ के जाए, है ना जी। तो देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर चल रहा है ना सर कि बंद हो गया। ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which are used for increasing or decreasing voltages, ठीक है। वोल्टेज को घटाना बढ़ाना है तो हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अभी होता क्या है, तो देखिए ट्रांसफार्मर का बनावट क्या है, कितना टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं, एक रेक्टेंगुलर ऐसा कॉइल लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इस पर हम लोग कुंडली मारते हैं, कुंडली का मतलब तार लपेटते हैं, पतला पतला तार, ऐसे बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। इधर से देखो मान लो कि इसमें ऐसा ही एक मेटल का चीज़ है, पत्थर जिसको बोलते हैं, उसका प्लेट बना के इसको बनाया जाता है, मोटा मोटा रहता है, और इसमें हम इधर से कुछ कॉइल को लपेटते हैं और यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ से एक निकल रहा है बाहर, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है मान लीजिए, ठीक है ना, ये आउटपुट वाला है, ये आउटपुट हमको दे रहा है और ये हमको इनपुट है। तो देखो ट्रांसफार्मर जो हम लोग घर के मोहल्ला में लगा हुआ है, स्टेबलाइजर में लगा हुआ है, सब देखे होंगे आप, तो उसमें सबसे पहले करंट दिया जाता है। तो इसमें हम ये जो दिखा रहे हैं ये एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे अगर सिंबल बना हुआ है तो मान लीजिए कि एसी सप्लाई हो रहा है और इसमें वो एसी सप्लाई करेंगे तो बताओ करंट इससे पास करेगा, अगर करंट पास होगा तो इसमें से फ्लक्स जनरेट होगा, अगर करंट हम ऐसे लेके चल रहे हैं तो फ्लक्स ऊपर जाएगा। अब यहाँ से जो फ्लक्स जाता है ना, ये मेटल से, ये मेटल का होता है, आयरन का होता है, तो आयरन से ये पास हो जाता है, इससे फ्लक्स वाइज का लिंक हो जाता है, ये कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे मान लीजिए ∅1 है, अभी ∅1 इधर से जाके होके इसके पास जाएगा, अब इसका फ्लक्स इससे लिंक कर रहा है। देखिए आप, पहला कॉइल में हम करंट पास कराए, एसी है, अगर एसी है तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा होगा, अगर करंट का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, आई का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आई बदलेगा तो फाई भी बदलेगा। अगर फ्लक्स बदल रहा है और यही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न N1 है और सेकेंडरी कॉइल में मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न N2 है। तो यहाँ से दो नाम आता है, अगर N1 बड़ा होगा N2 से, अगर N1 बड़ा होगा N2 से, तब इसको बोलेंगे क्या, स्टेप डाउन है, मतलब ये वोल्टेज घटाएगा। अगर N1 छोटा होगा और N2 बड़ा होगा तब इसको बोलिएगा क्या, स्टेप अप होगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल बड़ा तो स्टेप अप, अगर सेकेंडरी कॉइल छोटा तो स्टेप डाउन। मतलब सेकेंडरी कॉइल से जो आउटपुट मिलेगा, अगर आउटपुट कम मिलेगा तो उसको बोलेंगे कि स्टेप डाउन है, अगर आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये स्टेप अप है, ठीक है। मान लीजिए कि ये इनपुट इसका EMF E1 है, आउटपुट जो मिला E2 मिला, तो अगर हम इस ट्रांसफार्मर को अगर आइडियल मानेंगे ना तो E1 और E2 का जो रेशियो होगा वो N2 और N1 के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रांसफार्मर के लिए बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि E1 और E2 का जो रेशियो होगा वो N1 बटा E2, E1 और E2 का जो रेशियो होगा वो N1 बटा E2 के रेशियो के, N1 बटा N2 के रेशियो के बराबर होगा। आइडियल के लिए बात कर रहे हैं कि जितना करंट हम इसमें सप्लाई किए, जितना EMF सप्लाई किए उसके हिसाब से जो इसका कॉइल का संख्या है और जितना आउटपुट हमको मिल रहा है उसके हिसाब से जो कॉइल का संख्या है, तो EMF का रेशियो दोनों के कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, रेशियो बराबर होता है। अब समझिएगा, इसमें एक दो और बात हमको सीखना है, ठीक है। इसमें 2-3 को लॉस होता है। लॉस में एक आप नाम लिख लीजिएगा, कॉपर लॉस, और एक होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस, और एक होता है एडी करंट। ये तीनों का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो हम डिफाइन कर देते हैं और एडी करंट को समझा देते हैं थोड़ा सा। कॉपर लॉस सबके बारे में हम बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा, एक बार बोल देंगे। देखिए सबसे पहले हम एडी करंट को समझते हैं। एडी करंट क्या होता है, आप ऐसे समझो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कंडक्टर को मूव कराते हैं, मान लीजिए कोई कंडक्टर है इस तरह का कॉइल, और इसको हम मूव कराते हैं, इधर फोर्स लगा के इसको खींचते हैं, अगर खींचेंगे इसको इधर तो मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और रिलेटिव मोशन के कारण इसमें EMF इंडक्शन हो जाएगा, EMF की वजह से करंट इसमें पैदा हो जाएगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। अगर यही कॉन्सेप्ट, अगर मान लो कि अब तुम इसको लूप न मान के इसको तुम मान लो कि प्लेट है, ठीक है, एक सॉलिड प्लेट है, मेटल का प्लेट है, और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं, कुछ फोर्स लगा के इसको हम खींच रहे हैं। अगर तो खींचेंगे तो ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा, अब मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा तो इसमें भी करंट का इंडक्शन होगा। अब इसमें देखिए कि सॉलिड है तो मतलब कि सीट है, तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारा रॉड टाइप बनेगा, ऐसा सा छोटा बड़ा रॉड टाइप बनेगा, ठीक है, क्योंकि सब तो एकदम दूसरे से मिला हुआ है ना, ये कंटिन्यूअस बॉडी है। अब ऐसा रॉड में ये बहुत सारा रॉड से मिलकर बना हुआ है, ऐसा इसका बिहेवियर है। अगर ये सीट है तो बहुत सारा रॉड से मिलकर बना हुआ है, अगर इस तरह से इसको खींचेंगे तो इसमें ऊपरे में हाई पोटेंशियल और नीचे में लो पोटेंशियल पैदा होगा, और इस सब एक दूसरे से करंट को फ्लो करवाएगा, ठीक है ना।
अभी जो करंटवा है यहीं से पैदा होकर शॉर्टकट पाथ को घूमेगा, इधर से टच है तो इधर से चल जाएगा, इधर से टच इधर से चल जाएगा, इधर से चल जाएगा, ऐसे भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो एक रॉड में, एक सॉलिड मटेरियल के अंदर में एक छोटा सा स्ट्रिप जैसा बन रहा है, रॉड जैसा बन रहा है, और उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो क्या बहुत बड़ा करंट होगा? ये अंदर में जो करंट फ्लो हो रहा है एकदम सटा हुआ है, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है, इसमें एक्सटर्नल पाथ नहीं बन रहा है, यहीं पे इससे पैदा हो रहा है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है, यहीं पे पैदा हो रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसका जो पाथ है वो छोटा है, तो करंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड करंट है, लोकलाइज्ड करंट है। इसको डिफाइन करना है, लोकलाइज्ड करंट ही क्या होता है? एडी करंट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिखिएगा कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो विद्युतीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उस वस्तु में धारा पैदा होता है, उस वस्तु में धारा पैदा होता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। यदि वस्तु धातु का बना है, यदि वस्तु धातु का बना है तो उसमें अंदर बहुत सारे छोटे छोटे परिपथ बनेंगे, तो उसमें अंदर बहुत सारे छोटे छोटे परिपथ बनेंगे जिसमें छोटे छोटे धारा का प्रवाह होगा, जिसमें छोटे छोटे धारा का प्रवाह होगा, जिसे एडी करंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस का मतलब आप समझिएगा कि जो हम ये कॉइल लिए थे ना ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में जो कॉइल होता है इसमें बाइंडिंग जो हम कर रहे हैं कॉपर का होता है, तो कॉपर वायर में जो रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होता है एनर्जी का, उसी को हम बोलते हैं कॉपर लॉस। अगर इसको डिफाइन करना है तो लिख सकते हैं दीज आर डिसिपेशन लॉसेस ड्यू टू बाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ड्यू टू बाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर कॉइल्स। और आयरन लॉस में लिख लीजिएगा कि दीज आर डिसिपेशन लॉसेस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो कोर है ना, कोर, इसमें भी कुछ लॉस हो रहा है ना करंट का, उस करंट लॉस को हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस। तो कॉपर में जो रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस हो रहा है उसको आयरन लॉस, और जो आयरन कॉपर में हो रहा है उसको कॉपर लॉस, और जो आयरन वाला में हो रहा है, स्ट्रिप में हो रहा है, उसको आयरन लॉस। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कॉपर कॉइल, जो हम ट्रांसफार्मर में कॉइल लपेटते हैं तो उसके प्रतिरोध के कारण जो धारा का लॉस होता है या जो एनर्जी का लॉस होता है उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। और जो ट्रांसफार्मर में जो पट्टिका बनता है, लोहा का बनता है, उसमें भी लोकलाइज्ड करंट, एडी करंट फ्लो होता है, उसके कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। ठीक है, तो इतना देख लो, बस इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा जितना वीडियो बनाए हैं हम, अगर तुम वेब क्लासेस से के स्टूडेंट हो तो जितना तुमको वीडियो में पढ़ाया गया है क्राफ्ट में, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, उसके प्लेलिस्ट के अलावा आप कुछ रिवाइज मत कीजिए, केवल और केवल उसी चीज़ को पढ़िए, बार बार देखिए, एक एक वीडियो को बार बार देखिए, आप स्पीड बढ़ा बढ़ा के देख जाइए। अगर जितना देख सकते हैं मैक्सिमम देख जाइएगा। ठीक है, कल एग्जाम के बाद, आज नहीं देखना है, आज मैथमेटिक्स का तैयारी कीजिए और कल अपना कंप्लीट कीजिएगा। कल 7 PM पे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सबको गुड नाइट और फिर से ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए।